नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वाकया भी उसी समय का है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। ये वाकया इस वाकये की तारीख है 4 दिसंबर 2020। जिला है शाहजहांपुर, थाना है शहर कोतवाली। करीब 10 साढ़े 10 बजे रेशमा, वाइफ ऑफ संजय कुमार एलियस कल्लू, रेजिडेंट ऑफ कांशीराम कॉलोनी, कुछ महिलाओं के साथ कोतवाली पर उपस्थित हुई। थाने पर उस समय इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह मौजूद थे। उन्होंने प्रवेश सिंह को बताया, 10 सवा 10 बजे की बात है। मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 से 12 बजे तक का टाइम जन सुनवाई के लिए निश्चित किया गया है। पब्लिक ग्रीवांसेस को सुनने के लिए सभी पब्लिक डीलिंग वाले ऑफिस के अधिकारी 10 से 12 बजे तक अपने अपने ऑफिस में बैठ के पब्लिक की सुनवाई करते हैं। समय समय पर इसको चेक भी किया जाता है कि ये सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जो भी सुपरवाइजरी अफसर होते हैं वो सब इसको टाइम टाइम पर चेक करते हैं और जो लोग नहीं मिलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हो सकता है जो वकील साथ में गया था रेशमा के, उसने ये बताया हो कि इंस्पेक्टर से बात करनी होगी, इसलिए वो लोग 10 से सवा 10 के बीच में वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बताया कि मेरा पति संजय उर्फ कल्लू, रेशमा ने बताया कि मेरा पति संजय उर्फ कल्लू, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, वो 3 दिसंबर की रात में रात की ड्यूटी पर गया था। उसके बड़े भाई राहुल टैक्सी चलवाने का व्यापार करते हैं। उनका धंधा है जो टैक्सी चलवाते हैं। उनके पास कई गाड़ियां हैं, वो अलग अलग टाइम पर जो बुकिंग होती है उस पर भेज के ड्राइवर्स के साथ और टैक्सी चलवाया करते हैं। मेरा पति संजय भी उसी एक टैक्सी पर ड्राइवर था। रात की शिफ्ट में वो चला गया था और रात में करीबन 2 बजे कोतवाली पुलिस की एक गाड़ी, जिनमें कुछ सिपाही थे और मेरे पति के भाई राहुल भी मौजूद थे, उन्होंने मुझे जगा के बताया कि तुम्हारे पति संजय पर किसी ने कातिलाना हमला किया है, उन्हें गोली लग गई है और वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मैं भाग के जिला अस्पताल गई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इनकी अब डेथ हो चुकी है। ये सूचना वो लिख के ले आई थी, साथ में वकील थे, कुछ मोहल्ले की 10-20 औरतें भी थीं। इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह ने फ़ौरन उस पर मुकदमा एफआईआर पंजीकृत कराई। 629/2020 धारा 302 बनाम अज्ञात अभियुक्त। 2 टीमें भेजी। एक टीम हॉस्पिटल में जहां उसका पंचायतनामा किया जाए, बॉडी सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। दूसरा उस मौके पर जहां की ये घटना बताई गई है। सभी अधिकारियों को सूचित किया गया कि इस तरह हत्या की एक घटना संज्ञान में आई है। समय पर सभी अधिकारी पहुंच गए, डॉग स्क्वाड पहुंच गया, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। बीच शहर का मामला था। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। सड़क पर यह घटना हुई थी, इसलिए वहां डॉग स्क्वाड बहुत ज़्यादा मुफीद मूवमेंट नहीं कर पाया। क्राइम ब्रांच वालों को भी बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे मिला नहीं। उन्होंने मृतक के नंबर लिए, उनकी पत्नी यानी वादिनी मुकदमा के नंबर लिए, बाकी और उसके भाई का नंबर लिया, और जो टैक्सी स्टैंड पर लोग रहते थे उनके नंबर लिए गए। फॉरेंसिक वालों को भी कोई फिजिकल एविडेंस मौके पर नहीं मिला। बॉडी सील कर दी गई। सील करके पोस्टमार्टम हाउस भेज दी गई वास्ते पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शाम तक आ गई और पोस्टमार्टम में वही लिखा था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मार्टम फायर आर्म इंजरीज।
यानी गोली लगने से अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित था। विवेचना का काम शुरू हुआ, लोगों से बातचीत हुई। पहले परिवार वालों से सबसे बात हुई, मृतक के परिवार से, उनके भाई से, उनकी पत्नी से, जो लोग भी थे उनसे बात हुई, लेकिन कोई बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं। इंस्पेक्टर प्रवेश ने जब ये देखा कि ये टैक्सी चलाते थे, स्टैंड से टैक्सी इनकी चलती थी, भाई इनके चलवाते थे, पहला तो उन्होंने कंसंट्रेट किया उनके भाई पर। दूसरा ये तय किया कि अगले दिन चल के वहाँ टैक्सी स्टैंड पर इसके बारे में जानकारी की जाएगी। टैक्सी स्टैंड पर गए तो बातें धीरे धीरे खुलने लगीं। पहली बात तो ये बताई गई कि जो वादिनी मुकदमे की है रेशमा, उसका और संजय का, मृतक संजय उर्फ कल्लू का प्रेम विवाह हुआ था। दूसरा ये भी बताया गया कि जो टेम्पो पर, चूँकि इस तरह के स्टैंड्स जो होते हैं, पार्किंग या टेम्पो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड या प्राइवेट बस अड्डे, इनकी नीलामी स्थानीय निकाय, जिनको आप म्यूनिसिपल बोर्ड्स भी कह सकते हैं, शहर में नगर निगम और देहातों में या तो जिला पंचायत या फिर अगर गांव में है वो अभी भी गांव की श्रेणी में आता है तो ग्राम प्रधान, इनकी नीलामी करता है वो। और ये माफिया, मजबूत दबंग किस्म के लोग जो टैक्सी स्टैंड का पैसा ड्राइवरों से या टैक्सी ओनर से वसूल कर सकें, वही इसका ठेका ले पाते हैं। और हमेशा ऐसे टैक्सी स्टैंड्स पर दो गुट हुआ करते हैं। एक जो चाहता है कि इसको नुकसान हो जाए, ये छोड़ के भाग जाए। दूसरा जिसने उसका ज़्यादा पैसे दे के टेंडर लिया है, उसका ठेका लिया है, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूलना चाहता है। ये कशमकश लगभग हर टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, इस तरह के जितने स्टैंड्स होते हैं वहाँ बनी रहती है। वहाँ लोगों ने ये बताया कि मृतक का जो झगड़ा था, मृतक एक गुट का लीडर था और दूसरे गुट का लीडर था सचिन उर्फ गुड्डू। और सचिन उर्फ गुड्डू पहले दोनों एक ही ठेकेदार के लिए काम करते थे, बाद में धीरे धीरे उन लोगों में आपस में वैमनस्य हो गया और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लोगों ने शंका व्यक्त की कि हो सकता है ये मर्डर या ये हत्या सचिन ने की हो। रंजिश वही टेम्पो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड के ठेके की हो सकती है। दोनों के नंबर लिए गए, सीडीआर से एनालाइज किया गया, दोनों से काफ़ी बातचीत होना पाया गया। वहाँ पर यह भी बताया कि इसकी पत्नी से भी कुछ विवाद अभी 2-3 महीने से चलने लगा है मृतक का। जब ये बात सपोर्टेड हुई सीडीआर की एनालिसिस से तो दोनों को थाने पर बुलाया गया। ये घटना थी 4 दिसंबर की और 10 दिसंबर को दोनों थाने पर आ गए। बातचीत शुरू हुई। रेशमा थोड़ी आधुनिक विचारधारा की, फैशनेबल, बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। और सचिन वो भी दबंग था, टैक्सी स्टैंड के ठेके लिया करता था और छोटे मोटे जो गुंडई के काम मोहल्ले में और लोकल बाज़ार में हो सकते हैं वो भी किया करता था। पुलिस ने दोनों से अच्छे से पूछताछ की। शुरुआती दौर में सभी अपने आप को दूध का धुला हुआ बताते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू होती है तब असली बात सामने आती है। और असली बात सामने आई भी। श्रेणीबद्ध पूछताछ के आसपास ही इन लोगों ने बताना शुरू किया। सचिन ने बताया कि मेरे और रेशमा के संबंध थे और इस बीच में हम लोगों पे बहुत शक करता था और मुझसे एक बार उसने स्टैंड पर आके झगड़ा भी किया मृतक ने, और इसी झगड़े में उसने घर में रेशमा से भी मारपीट की थी। हम लोगों ने ये मिल के डिसाइड किया कि अगर इसको रास्ते से नहीं हटा देंगे तो ये किसी दिन हम लोगों को भी मार देगा। इसी प्लान पे स्टैंड पर अपने आदमी जो लगे रहते हैं हमेशा पैसा वसूलने में, जो उसके किराए का जो पैसा होता है स्टैंड के किराए का, जिसका वो लोग ठेका लेते हैं, उनसे पता किया कि रात में आज ये बुकिंग है इसकी, निकलेगा यहाँ से टैक्सी स्टैंड से।
और रास्ते में जैसे ही ये अकेला मिला, इसको घेर कर वहीं हम लोगों ने गोली मार दी। मैं था, मेरे साथ 3 लोग और थे। मुझे मोटरसाइकिल से वहीं उतार दिया। गोली मार दी जब मैंने, उनको फ़ोन किया, वो आके मुझे वहाँ से ले गए। मारने में मैं अकेला था। लेकिन मारने के पहले भी और मारने के बाद भी मैंने रेशमा को पूरी बात बताई थी। रेशमा की पूरी जानकारी में था। रेशमा को अलग उससे जो पूछताछ हो रही थी, उससे पूछताछ करने वालों को कहा गया कि रेशमा से पूछिए इसकी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। थोड़ी सी कड़ाई करने के बाद रेशमा ने भी पूरी बात बता दी कि ये बिल्कुल सही है कि ये जो है, ये बिल्कुल सही है कि इसने उस दिन रात में उसको गोली मार दी थी। गोली मारने के तुरंत बाद उसने बताया भी था। मृतक और रेशमा के बीच क्या मनमुटाव था, ये कारण जानने की कोशिश की तो रेशमा ने बताया कि मुझे नए मोबाइल फ़ोन, नए ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन का बहुत शौक़ है। मुझे मोबाइल फ़ोन पहले संजय ही, यानी मेरा पति ही, नए नए मोबाइल फ़ोन देता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने ऐसा करना बंद किया और सचिन ने मुझसे संपर्क किया और मुझे नए मोबाइल फ़ोन देने लगा। अचानक मृतक को ये शक हो गया कि मोबाइल फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं। उसने मारपीट की और 3 बार मेरे मोबाइल फ़ोन छीन के उन्हें तोड़ दिया। मैं भी इस बात से बहुत परेशान थी और वो ज़्यादा शक करने लगा था, ज़्यादा गाली-गलौज करने लगा था और ऐसा लग रहा था कि किसी दिन वो हमारी या सचिन की हत्या कर देगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान करके इसे रास्ते से हटा दिया। 10 दिसंबर को ये पता करने के बाद सचिन हत्या में और उस रेशमा, मृतक की पत्नी, 120 बी यानी हत्या की साजिश में जेल भेज दिए गए। अब आप सोचिए, वो पत्नी जो मुकदमा लिखाने जब गई थी तो फपक के रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, पता नहीं किसने मार दिया, पता नहीं किसने मार दिया। वो मुख्य सूत्रधार और मुख्य साजिशकर्ता थी अपनी पति की हत्या में। सारे सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बाकी सब डॉग स्क्वाड की जो रिपोर्ट होती है, ये सब मिला के 19 जनवरी 2021 को चार्जशीट नंबर 17/21 संबंधित न्यायालय में दाखिल कर दिए गए। आज की घटना। आज की घटना का सार बताने से पहले मैं ये बता दूं कि आज ये एपिसोड है 299, यानी कल ये 300 पूरा हो जाएगा। पिछले कई दिनों से, हफ्तों से लोग ये कह रहे थे कि साहब ये मर्डर का बंद करिए, मर्डर का के अलावा भी कुछ बताइए। और मैंने पहले ही ये सीज़न शुरू करने के पहले बताया था कि ये सीज़न 6 ख़त्म होने के बाद मैं 95 यानी 98 जब मोबाइल फ़ोन आए हैं, उसके पहले जब मैं लखनऊ में तैनात होने नया आया था, उस समय की घटनाओं का जिक्र करूँगा, जब न तो मोबाइल थे, न सर्विलांस था, न सीडीआर था, न सीसीटीवी थी और कोई भी मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे इन्वेस्टिगेशन के। तब अपराध की स्थिति क्या थी और क्यों अपराध उस समय बहुत होते थे, क्यों पुलिस अपराध को खोलने में नाकाम हो जाती थी। इन सारी बातों का मैंने बताया था कि मुझे मेरी डायरी मिल गई, उसमें उस समय की लखनऊ की घटनाएं और आसपास की घटनाएं जो लखनऊ को प्रभावित करती हैं, कुछ की कटिंग मिल गई और कुछ के बारे में 2 लाइन 3 लाइन मिल गई, जिसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की। एक उसमें दिक्कत ये होगी कि उसका फ़ाइनल क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ लोकल थानों पे पता किया, 95 के रिकॉर्ड्स कहीं पर नहीं हैं। ज़्यादातर थाने अपडेट हो गए हैं और रिकॉर्ड्स का अब कोई मतलब नहीं रह गया। सीसीटीएनएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे प्रदेश में, उसमें सारी चीज़ें कंप्यूटर डाटा में पड़ी रहती हैं। छोटे मोटे रजिस्टर नंबर 8, रजिस्टर नंबर 10, रजिस्टर नंबर 4, इनको छोड़ के जो 74 रजिस्टर थाने पर हुआ करते थे, वो अपडेट भी नहीं हैं। केस डायरीज़ के बारे में, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। तो मैं आपको क्राइम की घटनाएं बताऊंगा जो उस समय मेरे संज्ञान में आई थी, जो मेरी डायरी में लिखी हैं या किसी की मुझे कटिंग मिल गई है।
वो बताऊंगा, आप उससे अंदाज लगाइएगा। ताकि कई बार कल भी किसी ने कहा कि साहब 300 के बाद क्या आएगा, तो मैं ये बता दूं कि एक तरह की घटनाएं, हत्या आप भी परेशान होंगे, लेकिन हुई हैं घटनाएं, ये सही घटनाएं हैं, मेरे सामने की घटनाएं हैं, मैंने सुपरवाइज़ किया है, नज़दीक से देखा है। लोग उस सिलसिले में मेरे पास मिलने भी आते थे, इसलिए मैंने आपके संज्ञान में ये घटनाओं को लाना ज़रूरी समझा था। तो आज की घटना वैसे तो हत्या की एक सामान्य घटना है। पति पत्नी के बीच में तीसरा जब भी आया है, कुछ न कुछ इस तरह की बात हुई है। और ऐसे न जाने कितने किस्से मैंने आपको पिछले 298 एपिसोड्स में बताए हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच में वो आया या आई, तब इस तरह की घटनाएं ज़रूर हुई हैं। क्योंकि कहावत यही है कि जो दो नाव पे पैर रखता है, वो एक तो खुद भी डूबता है, नाव को भी डुबो देता है। आज की घटना में जो विशेष है वो है मोबाइल फ़ोन। झगड़े की सारी जड़ मोबाइल फ़ोन। क्योंकि रेशमा मोबाइल फ़ोन की एडिक्ट थी। तमाम एडिक्ट आपने सुने होंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन शुरू हुआ है और पिछले 2-3 साल से ये शब्द बहुत प्रचलन में आया है, एडिक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। अपराधी सचिन और मृतक संजय, इन दोनों में टैक्सी स्टैंड के ठेके को लेके आपस में तनातनी थी। दोनों अपने अपने गुट के इंचार्ज थे, नेता थे, गैंगस्टर थे, या ये कह लें कि दबंग थे। सचिन जब ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था तो उसने ये दिमाग लगाया कि किसी तरह रेशमा को अगर विन ओवर किया जाए तो हम इसको दबा लेंगे। उसके पीछे कारण भी था कि रेशमा के चक्कर में ही इन दोनों में पहले भी विवाद हुआ था। उस समय रेशमा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में रेशमा ने ये डिसाइड किया कि वो संजय के साथ शादी करेगी और सचिन को अपने से दूर कर दिया। ये प्रेम विवाह था और सचिन को उसकी सारी कमियां, कमजोरियां और जो उसके आदतें और शौक़ हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी थी। वो अच्छे कपड़ों और अच्छे मोबाइल की शौकीन थी शुरू से। कुछ दिन तक तो संजय ने उसे अच्छे अच्छे मोबाइल जो वो डिमांड करती थी ला के दिए, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। धीरे धीरे उसने इसके लिए मना करना शुरू किया, बहाने बनाने शुरू किए। एक दिन वो बाज़ार में दिखी, सचिन उसके पास गया, उसने कहा, अरे इतना पुराना मोबाइल फ़ोन ले रखा है तुमने, इसके बाद के तो 2 वर्ज़न आ गए, तुम तो हमेशा लेटेस्ट वर्ज़न हफ्ते भर में तुम्हारे हाथ में होता था। और वहीं से एक नए वर्ज़न का मोबाइल और एक सिम खरीद के उसको दे दिया। वो लेकर चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, हालांकि जब उसने ये पूछा था कि ये पुराना मोबाइल तुम्हारे हाथ में कैसे है, तब उसने अवॉइड किया था, कुछ बोली नहीं थी। लेकिन जैसे ही नया फ़ोन और सिम मिला, वो उसको लेकर चली गई। हफ्ते 10 दिन बाद मृतक संजय ने ये नोटिस किया कि ये नया मोबाइल आ गया है। उसने पूछा, ये मोबाइल कहाँ से आया? रेशमा ने कहा, मैंने खरीदा है। पैसा कहाँ से आया? इसी बात पर उनमें वाद विवाद हो गया। इसी गुस्से में संजय ने वो मोबाइल फ़ोन छीना और वहीं ईंट से उसको कुचलकर तोड़ दिया। लेकिन फिर नोटिस किया कि 5-6 दिन बाद फिर एक नया मोबाइल उसके हाथ में है। इसने सचिन से कहा कि मोबाइल संजय ने तोड़ दिया है। उसने फ़ौरन दूसरा मोबाइल भेज दिया। इस बार उससे मारपीट करके उसने मोबाइल छीन लिया। छीन के वो स्टैंड जहाँ ये लोग हमेशा विचरण करते हैं वहाँ ले गया। जो मोबाइल शॉप्स ऐसी जगह ज़रूर मिलती हैं सिम के लिए और छोटे मोटे रिपेयर के लिए, फ़ोन कवर के लिए, गुमटियों में ढेर सारी मोबाइल से संबंधित सामग्री बेचने की दुकानें मिल जाएंगी। वहाँ ले गया, उसका लॉक तोड़वाया, कहा किससे किससे बात हुई है, पूरी डिटेल हमको बताओ। दुकान वाले ने लॉक तोड़ दिया और ये बताया कि इस नंबर से, फला नंबर से बहुत लंबी लंबी वीडियो कॉल इसमें कॉल रिकॉर्ड में अंकित है। बहुत लंबी लंबी वीडियो कॉल्स हुई हैं। उसने नंबर टैली किया, ये नंबर
सचिन का था। उसने वहीं पर वो मोबाइल फ़ोन फिर तोड़ दिया और तोड़ के टूटा हुआ मोबाइल ले जाके वहाँ उसको दे दिया और उसके साथ मारपीट की। अगले दिन स्टैंड पर फिर उसको सचिन मिल गया। संजय ने सचिन को भी बहुत खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि अब आगे से ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। उसी दिन रात में फिर नया मोबाइल सचिन ने भिजवा दिया और ये कहा कि अब बहुत हो गया, अब इसको अपने रास्ते से अगर नहीं हटाएंगे तो हम लोगों का ही नुकसान हो जाएगा। इसको सब पता लग गया है, ये तुमको भी मार देगा और मौका लगेगा हमको भी मार देगा। मैं तो सतर्क रहता हूँ, लेकिन फिर भी अब ये करना होगा। और दोनों ने एक राय हो के संजय को ये टास्क दिया गया, संजय ने ये टास्क लिया और सचिन ने लिया और संजय की हत्या कर दी। आज की घटना की जड़ में मोबाइल फ़ोन था। मैंने कम से कम 25 या 20 अपराध ऐसे अभी पीछे 50-60 एपिसोड्स में ऐसे बताए हैं, इंसिडेंट बताए हैं जिसमें स्मार्टफोन, सस्ता इंटरनेट, पोर्नोग्राफी या वीडियो चैटिंग के कारण अपराध हुए हैं, बलात्कार हुए हैं या रिश्ते तार-तार हुए हैं। जब मोटोरोला कंपनी के जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कूपर ने 1973 में पहला मोबाइल सेट लॉन्च किया था, अकेला मोबाइल सेट जो कई किलो का था, वो 6-7 किलो 8 किलो का था। जब ये लॉन्च किया था उन्होंने, तब उनके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि ये मोबाइल फ़ोन कभी अपराध में सहायक या अपराध की जड़ में पहुंच जाएगा। 1983 से 2014 तक ये मोबाइल, जो कीपैड वाला मोबाइल था, इसने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। हर आदमी के पास मोबाइल पहुंच गया। अलग अलग कंपनियां इसमें कूद गईं और पुराने आपको नोकिया के, मोटरोला के और तमाम ब्लैकबेरी के, तमाम इस तरह के, जिसमें बहुत किसी में अलग अलग 4-6 और छोटे फीचर अगर आप मिला दें तो ये सारे मोबाइल फ़ोन उस ज़माने के थे, 83 से लेकर 2014 तक। इंटरनेट बहुत महंगा था और स्मार्टफोन उस समय तक प्रचलन में नहीं थे। क्राइम के लिहाज से प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एंड्रॉयड बीटा वर्जन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड फ़ोन का 5 नवंबर 2007 को लॉन्च हुआ और उसका कमर्शियल यूज शुरू हुआ 23 सितंबर 2008 से। एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में है। 23 सितंबर 2008 ये तारीख क्राइम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुराने सारे मोबाइल्स को रिप्लेस करके ये एंड्रॉयड फ़ोन लोगों के हाथ में आ गए। इसका वो फीचर, फ़ोटो शेयरिंग का, वीडियो कॉलिंग का, ये ऐसा भाया लोगों को कि सब, किसी को कहीं किसी के चक्कर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो करना है घर पर बैठे बैठे करें। 2011 के बाद इंटरनेट सस्ते होते गए और व्हाट्सएप आ गया। उसके बाद तो सोशल मीडिया ऐप्स की झड़ी लग गई। सैकड़ों ऐप ऐसे आ गए जिसे आप इस्तेमाल करिए, एक दूसरे को देखिए, बात करिए, बंद कमरे में करिए, किसी को जानकारी होने का मतलब नहीं है। तो 2011 ये वही वर्ष है, वही टर्निंग पॉइंट है जब व्यापार, पढ़ाई, समाचार और रिश्तों के साथ साथ क्राइम भी हाईटेक हो गया। आप नज़र डाल के देखिए, 2011 के बाद जो फ़ोन का इस्तेमाल क्राइम के लिए हुआ है वो अनपैरेलल है, पहले कभी नहीं हुआ था। और पिछले 2 साल से एक टर्म बहुत प्रचलित है, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन। तमाम तरह के जो विशेषज्ञ इसमें बताते हैं कि तमाम तरह की बीमारियां इससे होती जा रही हैं।
इससे हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। पर यह कैसे डिसाइड होगा कि हम एडिक्ट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, हमारा बेटा फ़ोन का एडिक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका भी एक तरीका बहुत अच्छा निकाला गया है। एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, टच स्क्रीन टच काउंटर। टच काउंटर ऐप है, आप देखिएगा उसमें 3 डॉट ब्लैक, रेड और ग्रीन टाइप के बने हुए हैं। आप जितनी बार स्क्रीन को टच करेंगे ये उतनी बार रिकॉर्ड करेगा। 24 घंटे बाद आप देखेंगे, आपको भी ताज्जुब होगा कि अरे हम इतनी बार मोबाइल फ़ोन का हमने इस्तेमाल किया है, इतनी बार स्क्रीन को टच किया है। हो सकता है 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, दबाने में वो 10 बार टच दिखाएगा। आपको अंदाज़ लग जाएगा आपने कितनी बार क्या बात की है, वो कितना टच किया है। 2016 में जो ये टच काउंट था 24 घंटे में, ये 2617 था एवरेज पर व्यक्ति। 2617 टच 24 घंटे में 2016 में। 2020 आते आते ये एवरेज 8460 हो गया। इसमें वो यूज़र हैं जो 100 टच ही करते होंगे और वो भी हैं जो 10,000 से ऊपर करते होंगे, लेकिन ये एवरेज आया 8460। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जब ये काउंट किसी का 10,000 से ऊपर बढ़ने लगे तो आप समझ लीजिए खतरे की घंटी है। जिन जिन लोगों ने ये ईजाद किया है, जैसे स्टीव जॉब ने आईफोन ईजाद किया, लेकिन अपने बच्चों को कभी आईफोन इस्तेमाल करने नहीं दिया, उनको पता था। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, लेकिन वो खुद कभी यूज़ नहीं करता है सिवा डाटा ट्रांसफ़र के। वो जानता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो सारा समय, अपना सारा दिमाग, सारी बुद्धि इस बात पे लगाता है कि इससे बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए। उसकी जो टीम है वो उसमें लगी रहती है कि हाँ इतने हिट्स हुए, इतने काउंट हुए, किस कंट्री से कितने लोग हिट कर रहे हैं, कहाँ से कितना बिज़नेस मिल रहा है। वो दिन रात इसी फ़िक्र में लगा रहता, लेकिन खुद ऑपरेट नहीं करता। उसकी फ़ेसबुक की आईडी है, लेकिन उसमें समय समय पर बिज़नेस संबंधी बातें ही अपलोड होती हैं। आप इंटरनेट पे देखिएगा कि इस एडिक्शन से एंगर यानी गुस्सा, टेंशन यानी तनाव, डिप्रेशन मतलब अवसाद कह लें आप इसे, इरिटेशन और रेस्टलेसनेस, ये इसके प्रमुख कारण हैं अगर आप एडिक्ट हो गए हैं। और ये ऐप जो मैंने आपको बताया है, टच स्क्रीन टच काउंटर, ये डाउनलोड कर लीजिए। आप खुद को देखिए कि 24 घंटे में आपने कितनी बार टच किया। अगर ये 15,000 से ऊपर है तो आपको बचने की ज़रूरत है। बच्चे अगर आपके 15 से 20,000 के बीच में ये काउंट अगर जा रहा है, टच काउंट 24 घंटे में, तो ये बहुत ही डेंजरस सिग्नल है। यानी लगभग 5-6 घंटे बच्चे का 24 घंटे में समय सिर्फ मोबाइल की टच स्क्रीन पर बीत रहा है। हम एज ए पेरेंट, हम सभी को जो भी पेरेंटिंग कर रहे हैं उनसे ये कहेंगे कि आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बाकी बीमारियों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन की भी एक बीमारी होगी। 20,000 से ऊपर है तो ये आप समझ लें कि आप एडिक्शन जोन में जा चुके हैं। और डी एडिक्शन की अभी तक कोई थेरेपी, मोबाइल एडिक्शन वाले व्यक्ति के डी एडिक्शन करने की कोई थेरेपी अभी तक मार्केट में नहीं आई है, सिवाय इस बात के कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दें, सिवाय इस बात के कि ऐसे जोन में जाके रहें जो नॉन नेटवर्क जोन है। लेकिन उस समय जो असहनीय पीड़ा होगी उसकी कल्पना आप कभी 2-4 घंटे मोबाइल से दूर रह के कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत लंबे समय तक जो लोग रहते हैं वो एक बार, एक पैमाना उसका है, एक ऐप है उसका, मुझे भी किसी ने बताया था। तो उसमें आप सेल्फ करेक्शन आपका आप खुद देखें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है
तो उसको बचने के उपाय देखें, अपना थोड़ा समय कहीं और लगाएं, क्योंकि फाइनली एंगर, टेंशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, डिजिटल आई स्ट्रेन, ये भी एक बीमारी है मोबाइल फ़ोन के बहुत इस्तेमाल करने पर। उससे जीवन को खतरा है, इसलिए उससे बचना बहुत ज़रूरी है। आप आज की घटना के संदर्भ में ये बताना आवश्यक था, क्योंकि सारी घटना के जड़ में यही मोबाइल फ़ोन है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। सहमत नहीं हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे हमेशा की तरह। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।